जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आज देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट। हम लोग आज 17 देखेंगे। आपको 1 से लेकर 16 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेट को। तो यहाँ से हम लोग का सेट का पहला प्रश्न स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर यहाँ स्थित है, यानी कि जो कोणार्क मंदिर है कहाँ पर स्थित है। तो कोणार्क मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो कोणार्क मंदिर है ये नरसिंह देव के द्वारा 1250 ईस्वी में यह बनवाया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था। ठीक, ये जो है उड़ीसा से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह कोणार्क मंदिर है जो स्थित है। ठीक, लेकिन उड़ीसा में ही है। चलिए अगला प्रश्न किया। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जैनों के 23वें तीर्थकार कौन थे। यहाँ पर जैनों के 23वें तीर्थकार हो जाएंगे पसर्वेनाथ। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या। प्रश्न हम लोग का तीसरा नंबर के भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल कौन सा है। तो बिल्कुल वह जो है यहाँ पर केरवा बांध है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर केरवा। देखिए जो भोपाल के 15 किलोमीटर दूरी पर जो केरवा बांध है, यह पर्यटन स्थल के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ जंगली उल्लू, बंदर, मोर आदि के जो हैं पाए जाते हैं। उस पे यहाँ पर क्या बोलते हैं, बांध में यही सब पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न किए। चौथे नंबर प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की हुई परियोजना नहीं है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कौन सा जो परियोजना है ये शुरू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो देखिए मयूर परियोजना है, ये भारत सरकार के द्वारा कभी शुरू नहीं किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का पाँचवें नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। यहाँ पर बाघ संरक्षण क्षेत्र है जो मिजोरम में स्थित है, कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएंगे ये जो डम्भा बांध परियोजना संरक्षण है, ये मिजोरम में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए। देखिए जो डम्बा बांध संरक्षण यह है जो बांग्लादेश के सीमा के सटे नज़दीकी मिजोरम के ममिम जिला में है। ठीक, ममित जिला में यह स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हम लोग का छठा नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। वह इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो केरल है। यहाँ पर लगभग 70% यहाँ पर जो इलायची का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साझा राजधानी नहीं है। यहाँ पर मतलब कि दोहरा जो राजधानी है, जैसे कि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का जो राजधानी है दोनों एक ही है, जैसे चंडीगढ़। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी एक दोहरा राजधानी है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, और तेलंगाना का भी हैदराबाद। लेकिन यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है इसका सिंपल एक ही राजधानी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का क्या है। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो भारत का नया राज्य तेलंगाना है, जो कि ये 2 जून 2014 को अलग बना था। अगला प्रश्न किया। प्रश्न हम लोग का है कि मेडी खेड़ा बांध डॉट 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 के ऊपर बना हुआ है। ये जो मेडी खेड़ा बांध है किसके ऊपर बना हुआ है। तो मेडी खेड़ा जो बांध है यह सिंधु नदी के, यहाँ पर सिंध नदी के ऊपर बनाया गया यह बांध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वें नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि विद्युत अपघटन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। यहाँ पर विद्युत अपघटन के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए जो दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रोड की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि वे एक दूसरे को निरस्त ना करें, ये जो कथन है बिल्कुल असत्य है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन ताल समुदाय का सदस्य नहीं है। ताल समुदाय का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये देखिए जो कौवा है आपका, ये ताल समुदाय का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है 12वें नंबर प्रश्न। निम्नलिखित गुण धर्मों में कौन सा एक तत्व के लिए अद्वितीय है। यहाँ पर गुण धर्मों में एक तत्व के लिए अद्वितीय है, कौन सा है। तो यह परमाणु क्रमांक जो है अद्वितीय है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर सुबह का या भोर का तारा यहाँ पर शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है यहाँ पर। हाँ 13वें नंबर प्रश्न, हाँ देख लीजिए। 14वें नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि कौन सी कोशिका अंगक एक कोशिका में विष तथा दावा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर
विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? तो बिल्कुल यहाँ पर यह जो है आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न है कि पौधों की आयु निम्न की गणना के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पौधों की जो आयु है उनके जाइलम वलयों को गिनकर उसकी जो उम्र का पता है, यानी कि कितने वर्ष का हुआ, इसके पता लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 16वें नंबर प्रश्न है कि पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है। यहाँ पर स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यह घर्षण कम करने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा घर्षण कम करने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है कि उर्वरकों के बारे में कहे गए कथनों में से एक गलत है, उसे चुनना है। इसमें गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, वे मृत पौधे व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकते हैं। ये जो उर्वरक है इसके बारे में यह कथन गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को आकर्षण के अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर पैराफिन है, मोम है, एल्कोहल है, ब्यूटेन है और जल है। तो यहाँ पर दोनों एक ही है, ये जो पैराफिन मोम है एक ही है, एल्कोहल ब्यूटेन और जल 4 दिया गया। तो इसको हम लोग को यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाना है। तो कैसे सजाएंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद जल और उसके बाद पैराफिन मोम। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो प्रतिबिंब का कौन सा हाथ हिलाता है? समतल दर्पण में जब अपना दाहिना हाथ हिलाएंगे तो दर्पण में जो है आपका बायां हाथ हिलेगा। यहाँ पर राइट आंसर केवल बायां हाथ है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। प्रश्न है कि बगीचे के पौधे की जड़ों के आसपास की मृदा अधिक ढीली होनी जरूरी है, इसके लिए? तो किसके लिए? यहाँ पर जो आसपास की मृदा है, मिट्टी है, वो ढीली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए मृदा में वायु भरने के लिए। ठीक, मृदा में वायु भरने के लिए जो मिट्टी है वहाँ ढीली होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न 21 नंबर है कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप, मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 मिमी होता है। ठीक, यहाँ पर जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? यहाँ पर जो क्लोरोफिल है किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ये हरित लवक में पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है कि मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों का नाम बताएं। यहाँ पर मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिन का नाम बताना है। कौन कौन से विटामिन है? तो वह विटामिन ए और के है। ठीक, विटामिन ए और के ये दोनों मुर्गी पक्षी में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न यहाँ पर हम लोग का उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक इतना कम होता है कि वो हथेली में भी गल जाती है। यहाँ पर उस वस्तु का नाम बताना है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, वह हथेली पर भी गल जाता है। तो होता है गैलियम। क्या होता है? वह गैलियम होता है जिसका गलनांक 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है। यह हथेली पर ही पिघल जाता है। ठीक, हथेली की गर्मी से ही यह पिघल जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त आयु क्या है? यहाँ पर सेवानिवृत्त की आयु जो है 65 वर्षों तक उसको रिटायर कर दिया जाता है, ये मुख्य न्यायाधीश को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोग का कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वह कौन तय करता है? तो वह तय किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में अभियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पर अभियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो आपको सौमित्र सेन थे। यहाँ पर कौन थे? सौमित्र सेन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल आपका जो राइट आंसर इसमें कम उम्र में पूछा गया है तो आ जाएंगे M.O. हसन फारूक मरिकर। यहाँ पर कौन हो जाएंगे?
M.O. हसन फरूक मरिकर जो है 29 वर्ष 8 महीने के ही आयु में ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे 1968 में। ठीक, इनको 1968 में पुडुचेरी का मुख्यमंत्री बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित है। ये जो अनूप श्रीधर है किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। यहाँ पर राइट आंसर दिया जाएगा, यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि खेल अनुशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जो खेल उत्कृष्टता के लिए है भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, यहाँ पर द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वह दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 31 नंबर प्रश्न है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी, तो इसका जो मृत्यु है यह बेबीलोन में हुआ था। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर भी जाएगा। थोड़ा सा हम लोग सिकंदर महान के बारे में जानते हैं। तो जो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जो जन्म था 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, सिकंदर यूनान के मकदूनिया प्रांत का निवासी था। उसने भारत पर 326 में आक्रमण किया था। 326 ईस्वी पूर्व में, याद रखिएगा 326 ईस्वी पूर्व में वह सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया था, जिनको हाइड्रेस्पिज के युद्ध या झेलम बिस्तता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यही था सिकंदर का जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि वो जो युद्ध था वह किस नदी के किनारे किया था, तो वह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था। यहाँ पर ईरानी शासक जो भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वह था डेरियस। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेरियस जो था अधीन किया था। अगला पॉइंट हम लोग का 34 नंबर के चाणक्य का अन्य नाम। तो चाणक्य का जो अन्य नाम था विष्णुगुप्त था, कौटिल्य भी था। तो ये 3 नाम हो गया, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न यहाँ पर है कि चाणक्य और कौटिल्य और चाणक्य किसके प्रधानमंत्री था। ये जो किसका प्रधानमंत्री था, ये जो चाणक्य था। तो ये जो चाणक्य था यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। ठीक, किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए जो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मौर्य समाज की स्थापना के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। वे राजनीतिक शास्त्र के महान विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की भी रचना की। ये कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का भी रचना किए थे। चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी है था। यहाँ पर देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है, तो यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक का जो नाम था देव नाम प्रियदर्शी था। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। यहाँ पर वो कौन सा शासक था जो यहाँ पर जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ पर जैन धर्म को अपना लिया था। तो वह जैन धर्म जो अपनाया गया था वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाया गया था। अगला पॉइंट देखिए 38 नंबर के, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। यहाँ पर मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वह कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पर विशाखदत्त। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे विशाखदत्त। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पूछा गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर पन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन था। यह मुद्रा 3/4, यहाँ पर देखिए 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। ठीक, यहाँ पर तोले के बराबर चांदी का यह जो था सिक्का था।
अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन है। ये जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो इसके समकालीन पूछा गया, यहाँ पर लेखक नहीं पूछा गया, ये किसके समकालीन थे, जो अर्थशास्त्र के लेखक था। तो ये जो समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, और जो लेखक था वह कौटिल्य और चाणक्य, दोनों एक ही है, तो कौटिल्य था। चलिए अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो ये जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, इस पर किस विषय में, मतलब क्या इसके अंदर खूबियाँ है। तो इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखी गई है। पहली प्रमाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक की तुलना माकियावेली के उपन्यास द प्रिंस से की जाती है। ठीक, ये जो माकियावेली की जो उपन्यास है द प्रिंस, उससे इसकी तुलना की गई है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 42 नंबर है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र यहाँ पर तक्षशिला हुआ करता था। देखिए जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। आचार्य जो चाणक्य था ये तक्षशिला का स्टूडेंट रह चुका था। ये जो चाणक्य थे इसके विद्यार्थी रह चुके थे। इस विश्वविद्यालय के खंडर पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में मौजूद है। जो यहाँ पर अभी तक्षशिला मौजूद है तो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में यह मौजूद है। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला में स्थित है। तक्षशिला गांधार कला शैली के लिए भी प्रसिद्ध था। तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था, तो गांधार कला शैली के लिए भी प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी की स्थापना में होती है। तो सेबी की जो स्थापना है 1992 में होती है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न के प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान करें कि शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की। तो देखिए जो चंदेल शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की, यहाँ पर चंदेल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, यहाँ पर एमाइलेज जो है यह तोड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा एक दो प्रश्न ये धुंधला पर दो प्रश्न जो है धुंधला हो गया है। यहाँ पर एक दर्शाने करें कि ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो किसने आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो यह जो बनवाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न है कि किससे बिहार का दुख कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में प्रति वर्ष तबाही होती है, जिसके कारण इस नदी का जो नाम है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। यहाँ पर जो सम्राट अकबर के दरबार में ये टोडरमल थे, ये कौन थे, तो टोडरमल जो होते थे ये वित्त मंत्री होते थे। ठीक, टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे जो अकबर के राज्य राजस्व की देखभाल करते थे, उसके राजस्व की यह देखभाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न है कि बैंकिंग संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। जो बैंकिंग संदर्भ में एडीएफ का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। यहाँ पर ऑटोमेटेड डाटा फ्लो इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न है क्या, 50वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जीरो माइल सिटी किस शहर को जाना जाता है, तो वह नागपुर को जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर नागपुर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए नागपुर शहर की स्थापना देवगढ़ के शासक गोंडा वंश के राजा ने की थी। संतरे की राजधानी के रूप में यह विख्यात है। जो नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है, यह तीसरा सबसे बड़ा शहर जो है नागपुर है, यह संतरे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से सबसे कमज़ोर बंध कौन सा है। यहाँ पर सबसे कमज़ोर बंध जो है कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन बंध है ये सबसे कमज़ोर है।
अगला पॉइंट देखा जाए तो चूना पत्थर एक तलछटी होती है जो मुख्यतः डॉट 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 से बना होता है। तो जो मुख्यतः डॉट 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 से यानी कि किससे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 53 53 नंबर, एक बैटरी डॉट 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 ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक जो बैटरी होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि जब हार निश्चित हो जाती है तो डॉट 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 पुरुषों का शक या शका नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापिस नहीं आ सके। तो यहाँ पर देखिए जो राजपूत था, यहाँ पर राजपूत को एक शक था कि यह जो अंतिम लड़ाई था उसे वापस नहीं आ सकता था। इनका कुछ अपना मन का विचार होता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 55 नंबर, यहाँ पर इस तरह से एक आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है। यहाँ पर जो हर एक राज्य का राजकीय खेल होता है, तो यहाँ पर गोवा का राजकीय खेल पूछा गया है, तो वह फुटबॉल है। यहाँ पर राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न की अनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गोड्स मस्ट, यहाँ पर गोड्स मस्ट किताब के लेखक कौन है। इस किताब के लेखक कौन है, तो इस किताब के लेखक के शंकरन नायर थे। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर के शंकरन नायर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है, तो यह अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न का 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। यहाँ पर कौन सा जीव जो है अंडज है, तो यहाँ पर जो मेढक है वो अंडा देता है। बाकी ये जो गिलहरी खरगोश ये चूहा जो है यह अपना बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन ये जो मेढक है अंडा देता है। ठीक, चलिए 59 नंबर प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक तारा यहाँ पर प्रकिस्मा हो जाएगा, प्रकिस्मा या सेंचुरी, जो कि ये सबसे नज़दीक तारा है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रकिस्मा सेंचुरी की, तो यह हमारे पृथ्वी के सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा है। और हम इससे और हमसे यह जो दूरी पर यानी कि जो पृथ्वी से यह दूरी पर है 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, फिर भी इसको हम लोग दूरबीन से नहीं देख पाते हैं। इसको अपने आँख से नहीं देख पाएंगे, हम लोग दूरबीन से ही इसको देख पाएंगे। ये बहुत ही नज़दीक है, लेकिन इसको दूरबीन के द्वारा देखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो यहाँ पर जो एक का अधिकार होता है, एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। ठीक, अगला पॉइंट 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है। कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड होता है ये चींटी के काटने यानी कि चींटी के डंक में ये उपस्थित होता है। देखिए जो फार्मिक अम्ल है एक कार्बनिक यौगिक है, यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, बिच्छू, भंवरा के डंकों में ये सभी पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अ हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर अ हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि जारवे कल्चर है कि चारकोलिथिक, यहाँ पर चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये जो जारवे कल्चर है किस राज्य में स्थित है, तो देखिए जो जारवे कल्चर है ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। ठीक, कब बनाया गया था, ये किसके द्वारा, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया था। यहाँ पर जो ये सूर्य मंदिर है तो इसको 1984 में विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इसको शामिल किया गया था। ठीक, कब किया गया था, 1984 में। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न हम लोग का कि किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांग पर परिमाण है उसे
क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांगों का परिमाण है उसे क्या कहते हैं, तो उसके व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्र ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर देखिए अवसर लागत का जो सिद्धांत है यह किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था गॉटफ्रीड हेबरलर के द्वारा। यहाँ पर गॉटफ्रीड हेबरलर के द्वारा यह दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की गई थी। यहाँ पर जो सिपाही विद्रोह का शुरुआत है वह आपको मेरठ से की गई थी। ठीक, यहाँ पर मेरठ से 1857 में यह जो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जो ये जलोढ़ मिट्टी है इसमें आपको चावल की जो उत्पादन है सबसे अधिक हो सकती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पंक्षी कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा पंक्षी कौन सा है, तो वह यहाँ पर हमिंग बर्ड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड, जिसकी हम लोग लंबाई की बात करें तो इसके जो 7.5 से लेकर 13 तक, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर में ये जो 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और यहाँ पर जिसकी वज़न की बात करें तो 5.5 ग्राम तक इसका वज़न होता है। ठीक है, इसमें ग्राम में बात हो रही है और यहाँ पर सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो इसकी जो लंबाई है और वज़न है यही होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की। यहाँ पर पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में यह जो खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का कि चेरी पिकिंग, यहाँ पर चेरी जो पिकिंग है शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। चेरी पिकिंग किस खेल में उपयोग किया जाता है, यह बास्केटबॉल में उपयोग किया जाने वाला शब्द है। देखिए जो चेरी पिकिंग शब्द है बास्केटबॉल के खेल में उपयोग किया जाता है। चेरी पिकर, यहाँ पर चेरी पिकर वह खिलाड़ी होता है जो विरोधी टीम के गोल के पास खड़ा होता है तथा बाकी टीमों के सदस्य रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हैं। चेरी पिकिंग के जरिए टीम आक्रमण को विफल करने का प्रयास करती है तथा गेंद को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो यही जो होता है चेरी पिकिंग का कार्य और यहाँ पर शब्द होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यवहार करने का दोहन के लिए निगमित किया गया था। तो यह किया गया था 1600 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत को निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्य काल कितना होता है यानी कि कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का। ग्राम पंचायत का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल सभी का 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की ऊष्मा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है, यानी कि जो ऐसा ही लकड़ी है उसमें कील नहीं ठोका जा सकता, वो खुद ठोकना कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, ये जो होता है आपका न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम। देखिए जो न्यूटन गति का तीसरा नियम है यह प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जब हम लटके हुए लकड़ी को पिंड पर कील ठोकते हैं तो हथौड़े से हुई क्रिया को लकड़ी के पिंड प्रतिक्रिया नहीं मिल पाता है अतः इस कील ठोकना अधिक कठिन होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 76वां प्रश्न हम लोग का है कि 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी, यहाँ पर 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऐसा क्यों, तो देखिए तो 24 जनवरी को जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी ये अपना कुर्सी संभाली थी, इसलिए यहाँ पर नारी के सम्मान में यहाँ पर 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का हिंदी का प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। यहाँ पर ज्योत्स्ना जो लिखा गया है, ज्योत्स्ना, यहाँ पर कौन सा शब्द सही है। तो देखिए जो यहाँ पर है ज्योत्स्ना, ये जो ऑप्शन बी देख रहे हैं ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। यहाँ पर संकर शब्द पूछा गया कि कौन सा है। तो यहाँ पर जो चुगलखोर होता है ये जो है संकर शब्द है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है विशेषण नहीं है। यहाँ पर विशेषण शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो राजकीय शब्द लिखा गया है इसमें विशेषण आपका नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अपूर्ण भूत का उदाहरण है। यहाँ पर अपूर्ण भूत का जो उदाहरण है क्या है। तो इसका उदाहरण होता है बालक सो रहा था। यहाँ पर अपूर्ण भूत का जो उदाहरण है ये सो रहा था, बालक सो रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के चार अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर धनंजय जो लिखा गया है इसका सही अर्थ बताना है, इसका समानार्थक शब्द बताना है। तो धनंजय का समानार्थक शब्द होता है अर्जुन। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर अर्जुन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि किस पद में द्विगु समास है। द्विगु समास किस में है। तो देखिए यहाँ पर जो पंचवटी शब्द है तो यह द्विगु समास है। ऐसा क्यों, तो जो इसका पहला पद, इसका परिभाषा होता है द्विगु समास का कि जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक होना चाहिए। तो यह 5 से 5 भी होता है या 5 से पंचवटी भी होता है। तो यही जो है ये द्विगु समास है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हम लोग का शोक, हर्ष, घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है यहाँ पर विषमयवाचक। ठीक, विषमयवाचक इसको कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का प्रश्न है। 84 नंबर प्रश्न के फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पर हम लोग का प्रीपोजिशन खोजना है। हिज थर्ड ... नॉलेज लेफ्ट हिम नो, यहाँ पर लीजर ... एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर नॉलेज और यहाँ पर फॉर एनीथिंग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट 85 नंबर है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम दिस टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर टेंस खोजना है कि यहाँ पर टेंस का प्रयोग किया गया है। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज इट के जगह पर यहाँ पर हैव बीन इट ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द ऑपरेटिव ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। यहाँ पर हम लोग का एरर खोजना है, किस वाक्य में एरर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला जो वाक्य देख रहे हैं इसमें ही हमको एरर दिख रहा है। कहाँ पर है, देखिए फॉर द सेम रीजन वीनेस कोरस्पॉन्ड एजेंट विच। यहाँ पर देखिए विच की जगह पर यहाँ पर हूँ का प्रयोग होगा। ठीक, विच की जगह पर यहाँ पर हूँ का प्रयोग होगा। तो यही शब्द था, गलत था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न के इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर ग्रेव का मीनिंग है। तो देखिए ग्रेव का मतलब होता है क्या बोलते हैं, पकड़ लेना। ग्रेव का मतलब होता है पकड़ लेना। तो इसका जो सेम मीनिंग होता है कैच का मतलब भी पकड़ लेना होता है और ग्रेव का मतलब भी पकड़ लेना होता है। ठीक, तो दोनों ही सही है। ठीक, ये यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर देखिए ऑब्लिजिंग लिखा गया है, इसका अपोजिट मीनिंग खोजना है। देखिए ऑब्लिजिंग का मतलब होता है सुशील या फिर अनुग्रहकारी, मतलब बात को मानने वाला। तो यहाँ पर जो इसका अपोजिट हो जाएगा अनफ्रेंडली। ये जो अनफ्रेंडली का मतलब होता है कि अभिप्राय, यानी कि ये मतलब ये कुछ उल्टा होता है। ठीक, इसका विमुख होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न हम लोग के इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द एडम और फ्रेज। यहाँ पर नथिंग डूइंग है। इस पर नथिंग डूइंग का जो मतलब होता है कि असफलता की घोषणा। तो इसका जो सेम होगा यहाँ पर हो जाएगा नॉट अ चांस। यहाँ पर नॉट अ चांस। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड, यहाँ पर इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन फोर डिफरेंट वे आउट ऑफ द विच ओनली वन करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर हम लोग का जो लेक्चर लिखा गया, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में लेक्चर लिखा गया, कौन सा जो लेक्चर है वह सही है। तो लेक्चर का मीनिंग जो आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं LECTURE, ये जो ऑप्शन सी देख रहे हैं ये लेक्चर सही है। यहाँ पर लेक्चर का मतलब क्या होता है, तो लेक्चर का मतलब व्याख्यान होता है। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था वो 17 था, आपको जो 18 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।